नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडियन पॉलिटी पे। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और हम इस वीडियो में 17 सितंबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आज का सुविचार देख लेते हैं दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए निरंतर अपने लक्ष्य को बड़ा करना होगा। तो दोस्तों अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो उसके प्रति हमारी जो मेहनत करने की इच्छा है वो और ज़्यादा सक्षम बनेगी। तो इससे जो है हम लाइफ में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत का जो भी क्षरण है यानी जो भी उसमें छेद हो रहा है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों जो ओजोन परत है वो पृथ्वी के लिए आप लोग को पता ही होगा एक प्रकार की ढाल के रूप में कार्य करती है और इसकी जो भी परिस्थिति है वो संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। इस दिन की स्थापना 1994 में संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा की गई थी। दोस्तों 2022 का ओजोन दिवस जो भी है उसका थीम क्या है? उसका थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। यानी किसी दोस्तों सही बात है यहाँ पे, अगर हमें पृथ्वी पे जीवन की रक्षा करनी है तो हमें वैश्विक सहयोग के साथ ही इसको संभव करना होगा। अकेले दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों जो रोजर फेडरर हैं ये टेनिस से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता और महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। सितंबर 2022 में होने वाला लेवर कप उनका अंतिम एटीपी टूर्नामेंट होगा। 8 खिताब दोस्तों इन्होंने 8 खिताब जीता है। 2003, 2007, 2009, 2012 और 2017 जीत चुके फेडरर विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। उन्होंने आखिरी बार जो है 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। केंद्र ने असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र और जो असम सरकार है उन्होंने 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा असम में जंगली इलाके में बहुत ज़्यादा विद्रोह करते हैं जो भी नक्सल से, तो उनके लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। इस समझौते पर दस्तखत से करीब 1100 लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता है। जनवरी 2020 में केंद्र ने 50 साल से अधिक पुराने बोडो संकट को समाप्त करने के लिए असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का किया शुभारंभ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दर्शन के अनुरूप बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास, तो दोस्तों जो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको ये लोग इम्प्रूव करने की दिशा में मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए ये मिशन शुरू किया गया है। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। जाहिर सी बात है ये हमारे प्राचीन काल का धरोहर है जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया जाना है। स्थापना इसकी 1897 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय था बेलोर मठ पश्चिम बंगाल में था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का किया शुभारंभ। दोस्तों यहाँ पे 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसे डीएसटी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं, योजनाओं, छात्रवृत्तियों, स्कॉलरशिप
और फेलोशिप के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से दोस्तों प्रत्येक राज्य में किसी भी समूह के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों में से प्रत्येक का विवरण वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना ने कश्मीर में मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को किया पुनर्जीवित। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय नौसेना है उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। यहाँ पे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं यानी जो ऐसे छात्र जो एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लगभग 100 एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया गया था। एनसीसी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1948 में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? HN कुंजू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सीमा पर तैनात होगी बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवार दस्ता। तो दोस्तों बीएसएफ की पहली महिला यानी जो वुमेन है कैमल सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात के इलाके में जो भारत पाकिस्तान सीमा है वहां पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों ये जो दस्ता है दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में भाग लेगा। दोस्तों बीएसएफ भारत का प्राथमिक सीमा रक्षक बल है। आपको पता है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके महानिर्देशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। और इसकी जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। एसबीआई बैंक यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को दोस्तों पार कर लिया है और ये ऐसा करने वाला तीसरा भारतीय बैंक बन चुका है। तो 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरी ऋणदाता और 7वीं भारतीय, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरी बैंक बन गई है। इससे पहले एचडीएफसी और आईसीआईसी ने 5 ट्रिलियन का कैप मतलब पार कर लिया था और पूरे भारत में ये 7वीं भारतीय कंपनी बन चुकी है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ एसबीआई एकमात्र तीसरा बैंक है जिसका मार्केट कैप दोस्तों 5 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। भारत के सबसे बड़े निजी बैंक, भारत का दोस्तों सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 8.38 ट्रिलियन रुपए है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है जिसका मार्केट कैप 6.33 ट्रिलियन रुपए है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। मिशन अमृत सरोवर के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 8,462 अमृत सरोवरों के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश जो है मिशन अमृत सरोवर के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के साथ शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी जिला में लगभग सबसे ज्यादा 256 अमृत सरोवर के साथ शीर्ष पर उभरा है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 256 अमृत सरोवर लखीमपुर खीरी जिला में बनाया गया है। अमृत सरोवर परियोजना दोस्तों 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नए जल निकायों के निर्माण और पुराने निकायों की कायाकल्प के माध्यम से जल का जो भी बचाव है, संरक्षण है, उसको करना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जेफ बेजोस को पछाड़ गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। वह अब केवल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से पीछे है। दोस्तों यहाँ पे टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क, ये दुनिया के अभी भी नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जो 273 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार 16 सितंबर 2022 तक अडानी की कुल संपत्ति 155.7 बिलियन डॉलर थी, जो 5.5 बिलियन डॉलर या लगभग 4% थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
अमेरिका ने की यूक्रेन को नए 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज देने की घोषणा। तो दोस्तों अमेरिका जो है यहाँ पे खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ रहा है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 60 करोड़ डॉलर की हथियार पैकेज यूक्रेन को देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 60 करोड़ डॉलर के नए हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स, क्लेमोर माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट, 105 mm आर्टिलरी राउंड और 155 mm प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी शामिल होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं लैंड माइंस, बॉम्ब्स, आर्टिलरी, ये सब हथियार इस पैकेज में शामिल होंगे, जिससे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जो यूक्रेन है उसको मदद मिलेगी। तो वाशिंगटन ने यूक्रेन सरकार को करीब 15.1 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता अब तक भेजी है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इंडियन पॉलिटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।